चलो सभी को वंदे मातरम। आज तुम्हारा निमसेट 2025 का जो कल एग्जाम हुआ उसका मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, पेपर का एनालिसिस साथ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। पेपर में जो क्वेश्चन आए थे अब सॉल्यूशन में ये देखते जाना कि जिन क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट किया है और अटेम्प्ट करने के बाद कोई गलत सॉल्व करा तो मैच करते जाना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट 25 में तुम्हें जो 25 क्वेश्चन करने थे, जो निकालने थे, वो कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए थे वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इसमें कट ऑफ क्या होगा। जैसे कई सारे बच्चों के मन में दिमाग में है कि सर इसमें कट ऑफ स्कोर जनरल कैटेगरी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। पहली बात तो ध्यान का पेपर मॉडरेट था। वैसे एग्जाम हॉल जैसे एग्जाम खत्म हुई तो कुछ बच्चों से बात हुई, जो बच्चों का फोन आया था तो वो पेपर मॉडरेट ही बता रहे थे। हाँ, कई स्टूडेंट को बाहर पेपर टफ लग रहा है। टफ इसलिए लग रहा है कि जिन लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चन करा नहीं उनको पेपर टफ लगेगा। लेकिन आप जितने भी बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकले, बाद में कल आए, कल मैं बहुत सारे बच्चों से तुम्हारा जब ये पेपर का कटअप बता रहा था, बात भी किया, तो सभी का कहना यह था पेपर मॉडरेट था। और मॉडरेट इसलिए लेवे था कि कई सारे जो फेज 14 वाले जो पेपर किए तुम्हें, फेज 14 वाले बहुत सारे पेपर हुए, वो कोई सा भी पेपर के ऊपर ये पेपर है क्या निमसेट 2025 का, फेज 14 के सारे पेपर एनी टाइम ऊपर थे अपने, तो माइंड सेट था। सबसे बड़ी बात ये है कि जो तुमने फ्राइडे को पेपर किया था, फ्राइडे वाले पेपर में जो स्कोर जिन बच्चों का था उससे 100-150 नंबर इसमें ज्यादा ही आए बच्चों के। फ्राइडे वाला पेपर इस पेपर से तो टफ ही था तुम्हारा, 455 वाला, समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, टफ नहीं था। इसको टफ की कैटेगरी में बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। टफ की कैटेगरी में वो था जो फेज 14 तुम्हारा चल रहा था, और महाटप की कैटेगरी में वो था जो 458 पेपर मैंने कराया था। याद हो पिछले संडे को, जैसे तुम्हारे कल संडे एग्जाम हुई है तुम्हारी, पिछले संडे 1 जून को मैंने एक पेपर कराया था और ओपन चैलेंज दिया था इस पेपर का, कि इस चैलेंज देके बोला था कि इससे टफ पेपर एनआईटी 3 से डिजाइन नहीं कर सकता। पेपर का नंबर था 458, याद आ रहा है? पिछले संडे हुआ था तुम्हारा। कोइंसिडेंटली वो संडे था तुम्हारा 1 तारीख, और मैंने बोला था कि इससे टफ पेपर एनआईटी 3 से डिजाइन नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा इस संडे एनआईटी का पेपर था और वो मॉडरेट कैटेगरी में है, क्योंकि 458 वाला पेपर तुमने इतना टफ कर लिया था। अभी मैं उस पेपर को दिखा भी रहा हूँ ताकि एक रिकॉल हो जाए, यादें ताजा हो जाए इस पेपर की। और दूसरी बात ये, इस पेपर में खास बात ये थी जो तुम्हें बेनिफिट मिला, उस पेपर में मैथ्स के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे, बल्कि महा टफ थे तुम्हारे। रीजनिंग फ्लैट थी, आसान थी तुम्हारी रीजनिंग, तो रीजनिंग आसान थी। तो उस पेपर में मैंने पेपर के बाद एनालिसिस कराया था, सॉल्यूशन पूरा सॉल्व कराया था। सॉल्व करने के बाद ये भी बोला था कि अगर मैथ्स वाला पेपर सेक्शन कभी पेपर में एनआईटी 3 का पेपर है, अगर कभी तुम्हें लेंदी आ जाए, मॉडरेट आ जाए या टाइट आने लगे, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में तुम्हारे कंप्यूटर वाले सेक्शन, इंग्लिश वाले सेक्शन में होप रहेगी। अगर इधर मैथ्स के स्कोर कम होंगे तो उधर तुम्हारे स्कोर 100% बढ़ेंगे। और 1 जून को जो पेपर 458 हुआ उसमें यही था कि मैथ्स बहुत जरूरत से ज्यादा टाइट था, लेकिन रीजनिंग वाला सेक्शन मैंने आसान कर दिया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। इसलिए रीजनिंग में जिन बच्चों ने स्कोर करा वो एवरेज उनका बराबर चला गया। वो पिछले संडे 1 जून को था, इस संडे तुम्हारा निमसेट हुआ। दूसरी बड़ी बात ये कि कल जब एनआईटी के एग्जाम देने तुम जा रहे थे, संडे को जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, उसमें एग्जाम के पहले मैंने क्या बोला था कि जब स्कैन करोगे पेपर को, जो और फर्स्ट 25 में जिनके 25 क्वेश्चन ना हो, मतलब ना निकाल पाओ, फर्स्ट 25 में अगर 25 क्वेश्चन ना हो, अगर 18 होने लगे, 17 होने लगे, 20 होने लगे, तो समझ जाना पेपर मॉडरेट है। और अगर 12-13 होने लगे तो पेपर टफ है, ये बता के भेजा था मैंने। और अगर तुम्हें लग रहा है पेपर टफ है, सभी के लिए टफ है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारा पूरा फेज 14 ही चला हुआ। फेज 14 एनी टाइम, ये जो एनआईटी 3 का कल पेपर हुआ उसे एनी टाइम टफ था, इसलिए तुम्हें आदत हो गई थी, इसलिए तुम्हें पेपर मॉडरेट लग रहा है। अगर उस फेज के पेपर नहीं होते तो तुम्हें भी औरों के जैसे पेपर टफ ही लगता है। फिलहाल हम ये फेज 14 का जो पेपर था, अब ये पेपर है 458 जो तुम्हारा पिछले संडे हुआ था, इस पेपर से कंपेयर करें तो ये जो अभी एनआईटी 3 का कल पेपर हुआ है वो एनी टाइम बहुत नीचे पेपर था जो कल निमसेट का हुआ है, और इस पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये तुम पिछले संडे कर चुके थे। और इसमें यही सारी चीजें थी कि मैथ्स इसमें बहुत जरूर से ज्यादा टाइट था और रीजनिंग आसान था। तो ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, तो ये प्रोबेबिलिटी का, सेकंड क्वेश्चन ये हाइपरबोला का था, थर्ड क्वेश्चन था ये पूरा पेपर भी सॉल्व करा दिया था तुम्हारा, ये सेट थ्योरी का था, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन थे, ये एलिप्स का क्वेश्चन था, ये सारे तुम्हारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे जितने भी, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अलग टाइप का लॉजिक यूज हो रहा था, वो डिफरेंट टाइप का एक नया क्वेश्चन था, तो उस टाइप के नए क्वेश्चन के लिए तुम प्रिपेयर थे, ये भी पूरा नया क्वेश्चन था। तो ये टाइप के पेपर से बेनिफिट ये मिला। ये इंडेफिनेट का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, और बस इसमें एफएक्स और जैसे फंडा था, ये समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन थे, जैसे ग्रेडेशन फंक्शन का क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसलिए मैं सारा ये रिकॉल करा रहा हूँ ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ अपने को, और कि हम इस पेपर में जो साइकोलॉजी थी और जो क्वेश्चन हम कर रहे थे और कल के पेपर में हमने जो करा, और उस पैटर्न पे देखा जाए तो इससे बहुत आसान पेपर था कल का। तो तुम्हारे जो स्कोर आया उस स्कोर पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मेरे सिर्फ दिखाने का उद्देश्य यही है।
क्योंकि तुमने ये पेपर कर लिया था इसलिए तुम्हारा माइंडसेट था, औरों ने पेपर नहीं करा था तो उनके स्कोर और गिरे होंगे। तो ये सारी चीजें, जैसे वेक्टर का क्वेश्चन था लास्ट वाला। फिर अब रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग देखो मैथ्स था, रीजनिंग इसी पैटर्न के सीरीज के क्वेश्चन थे, ये सीरीज के क्वेश्चन है, ये सारा इसी पैटर्न में, सारे रीजनिंग बिल्कुल फ्लैट थी इसमें, तो इसी पैटर्न के रीजनिंग थे जो तुम्हारा कल आया था। तो रीजनिंग इसमें बेहद आसान रीजनिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, याद है तुम्हारा? इस टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारा 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 8 फरवरी 2004, समझ में आ रहा है? तो उसमें एक आगे का पूछ लिया था तुमसे, सारे इसी पैटर्न क्वेश्चन तो थे, वही मैं समझा रहा हूँ कि जितने सीरीज वाले क्वेश्चन की बात करें, इनकी बात क्वेश्चन की बात करें, तो अब सारे पैटर्न जो है वो लगभग रीजनिंग बिल्कुल फ्लैट था, मतलब रीजनिंग में जैसे परसेंटेज वगैरह के जो क्वेश्चन आए थे या फिर टाइम वर्क के क्वेश्चन आए थे, एक तुम्हारा ये पजल भी था तुम्हारा शायद, एक पजल कल, तो ये सारे पैटर्न जो था ये बहुत आसान था, ये रीजनिंग इसमें आसान था, लेकिन मैथ्स में बहुत टफ था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिसमें मैथ्स बहुत ज्यादा टफ था, रीजनिंग आसान था, उसमें स्कोर तुम रीजनिंग के कारण कई सारे बच्चों ने बैलेंस किया था, मैथ्स में तो यही था, और जब कितना लेंथी डाटा था। अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट जिन बच्चों ने किया एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो अभी तक जितना स्कोर बच्चों ने बताया तो 107 भी अटेम्प्ट है, 106 अटेम्प्ट है, 106 105 भी है, और 104 है, 104 में 3 लोग हैं अटेम्प्ट बता रहे हैं। फिर इसके बाद 103 भी है, 102 भी है, और उसके बाद 101 तो किसी ने बताया नहीं। 100 में कई सारे बच्चे बता रहे हैं 100 प्लस अटेम्प्ट, 100 प्लस अटेम्प्ट में 100 प्लस अटेम्प्ट है। फिर 98 है, 99 भी है, फिर 98 भी है, 98 में 4-5 लोग 98 बता रहे हैं, 98 जैसे ये 105 जिसने बताया, इसमें मैथ्स में इसके 42 अटेम्प्ट बताया, और इसके रीजनिंग में शायद 35 या 36, कितने रीजनिंग कितने बताया, कहाँ है लड़का? 39 रीजनिंग में 39 42 मैथ्स में है ना, रीजनिंग में 39, जैसे आउट ऑफ 40 39 रीजनिंग में है, 42 मैथ्स के 39 रीजनिंग और कंप्यूटर इंग्लिश मिला के इसके अटेम्प्ट जो है 105 है। तो ऐसे ही जो स्कोर बताते हैं, अब ये स्कोर का अटेम्प्ट बता रहे हैं, अटेम्प्ट में राइट रॉन्ग में अंतर आएगा। राइट रॉन्ग में अंतर ये आएगा कि हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में लग रहा है, हो सकता है अभी मैं सोल्यूशन कराने के बाद कई सारे क्वेश्चन लगे कि ये तुमने ये फिल किया ये आंसर आया, कल आंसर की तुम्हारी आ जाएगी, बहुत हद तक कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये है कि इसमें, लेकिन इन कट ऑफ की बात करें, एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ है। कट ऑफ क्या जाएगा, ये जो तुम्हारा निम्सट 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए ग्रेटर देन 300, मतलब 300 प्लस। मैंने क्या बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि 300 से नीचे भी कॉलेज मिल जाए। अभी प्राइम फेसी में बता रहा हूँ कि जैसे कल आंसर की आएगी उसके बाद बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल अभी कल से लेकर अभी तक जितने बच्चों से मैं बात करा और पिछले इतने सालों का जो डेटा ऑब्जर्व करने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद, जितने भी साल का डेटा है और जो पेपर इस लेवल के थे, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ जाना चाहिए एक्सपेक्टेड 300 प्लस में जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 290, ओबीसी का है 280 प्लस है, और एससी का है 180 प्लस, और एसटी का है 110, और फिजिकल इंडिकेट का लगभग यही जाएगा। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कट पहली बार जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ ध्यान रखना पहले भी जा चुका है, निम्सट 2019 में यही कट ऑफ था, बल्कि इससे नीचे में कॉलेज मिल चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार, ये समझ लो कि तुम्हें लग रहा है इतने कम कट ऑफ में पहली बार सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निम्सट 2019 में 280 मार्क्स वाले को जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिल चुका है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ऐसा नया कुछ भी नहीं है इसमें, पहले भी हो चुका है। और ध्यान रखना, दिमाग में भी ठाना है कि जो मैंने 300 बोला है, तो तुम्हें ये एनआईटी की संख्या 2019 में जब तुम्हें 280 जनरल वालों को कॉलेज मिल गया था, तब इतने एनआईटी नहीं थे। जैसे एनआईटी पटना जुड़ गया, बाद में एनआईटी तुम्हारा मेघालय जुड़ गया, एनआईटी दिल्ली जुड़ गया, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा जुड़ गया, ट्रिपल आईटी तुम्हारा भोपाल हो गया। तो ये है कि सीटें बढ़ी हैं, कंपटीशन अगर बढ़ा तो सीटें भी बढ़ी हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर 2019 में 280 वालों को कॉलेज मिल गया, तो इससे नीचे भी कॉलेज मिलने की संभावना है। लेकिन प्राइमा फेसी जब तक आंसर की अब कल आ जाएगी, तो तुम्हारा जनरल कैटेगरी में किसी के मार्क्स अगर 300 प्लस है, तो शिव शॉट उसको ये समझ लो कि एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में 290 वालों को मिल जाएगा, एनआईटी अलॉट हो जाएगा, और नहीं तो ट्रिपल आईटी अलॉट हो जाएगा, ओबीसी को वालों को 280 में, और एससी वालों को 180 में, और एसटी वालों को 110 में। क्लियर हुआ? ये कट ऑफ था। देखो कई सारे क्वेश्चन तुम्हें पता है डायरेक्ट कॉपी से थे, तुम्हारे कॉपी से थे, प्री कैप्सूल पेपर से थे, कैप्सूल पेपर थे, रिवीजन फाइनल पेपर से थे, लेकिन कॉपी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी से थे। मतलब अगर मैक्सिमम मैंने सॉल्व कराया कॉपी में, दूसरे तीसरे पन्ने में कोई क्वेश्चन कराया वो आ गया। डिफरेंट इंटीग्रल कराया तो पहला क्वेश्चन ही डिफरेंट इंटीग्रल का जो मॉड फंक्शन वाला आ गया,
जो एरिया में पूछ लिया, लेकिन है वो 0 to पाई बाय 2 मॉड ऑफ sin x माइनस cos x। डेफिनेट का पहला क्वेश्चन है, पहले कॉपी का पहला करने का पहला क्वेश्चन है, तो कॉपी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी से आए बताते भी जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट राउंड में करने वाले थे वो आराम से टिक कर सकते हैं जितने बच्चों ने। अभी ये सारा डेटा मेमोरी बेस है, तो मैक्सिमम मैंने जो भी करेक्शन थे कर दिए, लेकिन जितने क्वेश्चन तुम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जितने क्वेश्चन दिया है, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। बस ये भी देखते जाना कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें वहां पे तुमने सही करा, अगर तुम्हारा सही जाता जा रहा है तो प्लस पॉइंट है, किसी गलत जाता जा रहा है तो मार्क भी करते जाना, कल आंसर किसे मिलाना। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन अभी जो मुझे एरर तो इसमें एक ही क्वेश्चन में दिखी हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम में, लेकिन अभी पूरा जो पेपर कंपाइल होगा, पूरा पेपर कल आ जाएगा, तो हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन गलत भी निकले, ना भी निकले, डिपेंड करता पूरा पेपर कंपाइल होने के बाद। तो उसके प्लस पॉइंट, उसमें जो प्लस नंबर आएंगे तुम्हारे वो अलग है। फिलहाल अभी अपन देखते जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अगर याद हो क्लास में भी कराया था पहला क्वेश्चन, तुम्हारी कॉपी का क्वेश्चन है ये तुम्हारा कि y fx को y मान लेते हैं, y क्या रखा है x डिवाइड बाय 1 प्लस x tan x, और क्या बोला ये मैक्सिमम, कॉपी करा रखा क्वेश्चन ये। अगर इसमें हमने बोला कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 बाय y कर देते हैं, तो क्या जाएगा 1 प्लस x tan x डिवाइड बाय क्या जाएगा x। क्लियर हुआ? 1 बाय y को मान लेता हूँ z, और हमें पता है कि ये z अगर मिनिमम होगा तो 1 बाय y मैक्सिमम होगा। नहीं है बात समझ में? तो अगर ये z जो, अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मतलब fx को मैक्सिमम करना है, जिसको मैंने क्या माना y, तो इसको अगर मैक्सिमम करना है तो z को मिनिमम करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग गई, तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट में मिनिमम है तो fx किसी पॉइंट में मिनिमम, तो 1 बाय fx उस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे fx को अपन ने 1 बाय fx बना दिया है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे z करके इसको डिफरेंस करिए तो 1 बाय x आ गया, और ये क्या हो जाएगा tan x। क्लियर हुआ? यहाँ पे z निकाला, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब z को क्या पुट करा 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर इधर नीचे जाएगा, तो 1 बाय sec स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, x स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस cos x। क्लियर हुआ? जब यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 बाय एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 2 sec x, और sec x क्या जाएगा tan x। क्लियर हुआ? जब हम यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब क्या जाएगा मैक्सिमम, लेकिन वो मिनिमम बन जाएगा। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस रखेंगे, प्लस का कॉस रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमम, और ये मिनिमम होगा, अगर z मिनिमम होगा तो 1 बाय ये y क्या जाएगा मैक्सिमम, तो किस पे हो रहा है cos x पे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा cos x, ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी cos x पे, तो cos x तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन याद आ ही गया होगा, काफी फेमस हो गया था क्वेश्चन ये, और आगे ही काम शॉर्टकट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन की शॉर्टकट बताया था मैंने। अब ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों का भला हो गया होगा इस क्वेश्चन के कारण, और लग गई शॉर्टकट की नहीं लगी, इसका फायदा बहुत सारे लोगों को हो गया होगा, है ना? तो देखो कुछ नहीं करना है, मैंने ये रेंज बताना मतलब मिनिमम एक्स बताना है, और बता रखा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो या तो 0 पे निकलेगी या पाई बाय 2 पे निकलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया x इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाय 4। बताया था कि sin और cos की पावर इवन और कोएफिशिएंट क्या हो 1, तो पाई बाय 4 पे मिनिमम होगा, पाई बाय 2 पे क्या होगा मैक्सिमम, तो f अब यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे, तो y पाई बाय 2 रखा, तो पाई बाय 2 रखा, तो sin पाई बाय 2 क्या जाएगा 1, cos पाई बाय 2 क्या है 0, ये मैक्सिमम हो गया तुम्हारा ये, और मिनिमम निकालेंगे तो y आप क्या रखेंगे पाई बाय 4, और पाई बाय 4 रखेंगे तो sin क्या जाएगा पाई बाय 4, तो sin यहाँ पाई बाय 4 का क्या जाएगा होल स्क्वायर, प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 का क्या जाएगा होल ओवर 4 हो जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 का क्या जाएगा होल स्क्वायर, और 1 बाय रूट 2 की पावर क्या जाएगा 4, अरे हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1 बाय 2 और 1 बाय 4, तो क्या जाएगा 3 बाय 4, और 3 बाय 4 क्या है मिनिमम, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन याद है कितनी बार कराया था क्वेश्चन, थक गए होगे कर करके क्वेश्चन को, तुम्हारी लिमिट कंटिन्यूटी की सीट में दिया है मैंने, पेपर में 100 से ऊपर बार रिपीट कर दिया इसको, सबको 100 से ऊपर बार रिपीट कर दिया, और ना जाने लिमिट में कंटिन्यूटी हर बार ये क्वेश्चन करा अपन ने, तो ये क्वेश्चन का डायरेक्टली अपने को पता है कि अगर ये कंटिन्यूअस सर्किट 0 पे है तो ये पॉजिटिव होना जरूरी है तुम्हारा, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है तुम्हारा, और डायरेक्ट इसका आंसर ये है, ये हमें बताया, और मैंने कराया था वहां पे, अगर याद हो तो x बार क्या था m, याद आ रहा है x बार m, और साइन हमें 1 बाय x था, तो यहाँ बीटा दे रखा, तो बीटा की कोई वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये m ग्रेटर देन क्या था 0, याद आ रहा है कंटिन्यूटी में, अगर डिफरेंशिएट बोले तो यहाँ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, याद आ रहा है? क्लियर है तुम्हारा? ये आंसर कॉपी का क्वेश्चन ही है अभी।
अब ये क्वेश्चन है ए एंड सी आर द यूनिट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम cos इनवर्स 1/4 mod ऑफ b 4 दे रखा है b 2c प्लस लैम्डा है, यही था क्वेश्चन पूरा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल निकाल, ए और सी के बीच में एंगल cos इनवर्स 1/4 दे रखा, मतलब थीटा बराबर क्या दे रखा है cos इनवर्स 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है 1/4। और ध्यान रखना ये एंगल ए और सी के बीच में है। कॉपी में जो क्वेश्चन था उसमें एंगल किसके बीच में था, बी और सी के बीच, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर करा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 4 लैम्डा ए सी। समझ में आ रहा है? अब मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू कितने रखा है 16 दे रखा है, 4 देखा तो वो क्या जाएगा 16, ये तो 1 दे रखा है, लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये भी क्या है 1 और क्या जाएगा 4 लैम्डा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी, इनके बीच एंगल क्या है 1/4, तो 1/4 रख दिया यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी भी क्या है 1, यहाँ 16 हो गया तुम्हारा 4 प्लस क्या जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना बचा है लैम्डा, लैम्डा बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है लैम्डा, क्लियर हुआ। और लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4 इधर आ जाएगा तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा 12 हो गया, इक्वल टू क्या है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्लियर हुआ। तो बस ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या आ गया 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्लियर हुआ। लैम्डा कॉमन तो लैम्डा प्लस क्या जाएगा 4 माइनस 3 कॉमन तो लैम्डा प्लस क्या जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, एक तो क्या आ रही है -4 और दूसरी क्या आ रही है 3 और -4, क्लियर हुआ। मैच कर रहा है तुम्हारा, कौन सा आंसर कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि -4 है ही नहीं 4 ऑप्शन में, ये आंसर मैच कर रहा है, क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन भी कई बार अपन ने कर लिया क्लास में, मतलब कितने बार तो पेपर में आगे बार क्लास में कर लिया अपन ने। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई सब क्या लिखेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब a प्लस बी की वैल्यू तो 1 दे रखा तो 1 ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये तो निकालना ही है तुम्हें, a माइनस बी है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वालों कितना है तुम्हारा 3 है तो कितना हो जाएगा 9, मॉड ऑफ बी कितना है 4 तो कितना हो गया 16, 16 25 तो 50 हो गया, एक दिया तो कितना हो गया 49, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है 49, a मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 7, क्लियर हुआ है गई ये आंसर। ये क्वेश्चन भी कॉपी का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया तो डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड फंक्शन पढ़ाया था मैंने, और मॉड फंक्शन में जब कॉपी का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था 0 to π/2 मॉड ऑफ sin x माइनस cos x, याद आ रहा है तुम्हें, और इसका sin x ds उसका आंसर आया था 2√2 - 1, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब ये क्वेश्चन एरिया में पूरा फंडा ये बनने वाला है कि एरिया निकालते समय मॉड इसलिए लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव, एरिया कभी नेगेटिव होती नहीं। फिर जो डायग्राम से समझते हैं इसमें, समझो बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू sin x y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/2, मतलब 0 भी लेना π/2 भी लेना। तो समझो पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, तो cos 0 पे 1 होता है हमें पता है, cos 0 पे क्या हो जाता है 1, और cos π/2 भी 0 होता है, cos π/2 क्या होता है 0, अब sin 0 पे क्या हो जाता है 0, sin 0 पे 0 होता है, और ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट कर रहे हैं वो क्या होता है π/4 पे sin cos एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू तुम्हारी sin π/2 पे क्या हो जाती है 1, इसके बराबर आ जाइए पूरी, π/2 पे 1 होगी तुम्हारी, ये π/2 पे 1, क्योंकि इसने बोला x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाता है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 से घिरा होना चाहिए एरिया, और x इक्वल टू π/2 से घिरा होना चाहिए, तो x इक्वल टू π/2 लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट डिस्टेंस π/2 फ्रॉम द ओरिजिन, ये लाइन x इक्वल टू π/2 हो गई तुम्हारी। अब इससे घिरा हुआ एरिया चाहिए, तो बड़ा बाउंडेड रीजन जो तुम्हें दिख रहा है वो sin x से, मतलब एरिया sin x से भी घिरा होना चाहिए, cos x से भी घिरा होना चाहिए, लाइन x इक्वल टू 0 से घिरा होना चाहिए, x इक्वल टू π/2 से घिरा होना चाहिए, तो ये वाला रीजन हो गया तुम्हारा, ये पूरा ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया तुम्हारा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक π/4 में ब्रेक हो रहा है ये, चलो दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है, अगर ऊपर वाला कर्व fx है नीचे वाला क्या है gx है, लिमिट a to b है तो a to b fx माइनस क्या हो जाता है gx, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है कि तुम्हें एरिया निकालना दो पार्ट में, ये अगर इस एरिया को मैंने del1 नाम दे दिया, क्या नाम दिया del1, इसको क्या दे दिया del2, तो फाइनल जो एरिया del निकलेगा वो क्या निकलेगा del1 प्लस del2, समझ में आ रहा है। और del1 निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है अपने को, तो यहाँ से x के अबाउट एरिया निकालना, लिमिट x की ले लो, x की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/4, तो 0 से क्या लिया π/4, लेकिन ध्यान रहे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है cos x, तो cos x आ गया अपर कर्व, लोअर कर्व क्या है sin x, तो क्या जाएगा sin x dx, क्लियर हुआ। प्लस यहाँ पे यहाँ अगर इस रीजन में जाएंगे तो इस रीजन में अपर कर्व क्या है sin x,
ये y इक्वल टू sin x है, समझ में आ रहा है? ये कर्व y इक्वल टू sin x है, ये कर्व y इक्वल टू क्या है cos x, तो अपर कर्व क्या है sin x और लोअर कर्व क्या है cos x। तो यहाँ π/4 से कहाँ तक जा रहे हैं π/2, समझ में आ रहा है? π/4 से π/2, तो 0 से π/4 और π/4 से कहाँ तक जा रहे हैं π/2, ये π/2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे अपर कर्व क्या है sin x, लोअर कर्व क्या है cos x। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? बस वो सिंपली इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा sin x, cos x क्या जाएगा sin x और sin x क्या जाएगा माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x और लिमिट क्या है 0 to π/4 प्लस वहां पे करेंगे sin x का क्या जाएगा माइनस cos x, क्या जाएगा माइनस cos x और cos x का क्या जाएगा sin x, लिमिट क्या है π/4 से π/2। क्लियर हुआ? अब अपर लिमिट रखते हैं, चाहे तो माइनस यहाँ कॉमन ले लो, अपर लिमिट रखते हैं तो π/4 रखेंगे तो sin π/4 1/√2, ये 1/√2 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 क्या आएगा √2, तो √2 हो गया ये, माइनस साइन 0 पे क्या जाएगा 0, cos 0 पे क्या जाएगा 1 आ गया। चाहे ना माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो और जैसे ही माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा प्लस, भाई यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ cos x प्लस क्या जाएगा sin x। अब अपर लिमिट रखो तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे cos π/2, cos π/2 रखेंगे क्या आ जाएगा 0 और sin π/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस π/4 रखेंगे यहाँ पे, अब साइन cos π/4 क्या 1/√2 क्या जाएगा 2/√2, मतलब क्या जाएगा √2, लेकिन माइनस है ये पूरा, तो यहाँ पे क्या जाएगा √2 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस √2, तो √2 क्या जाएगा 2√2 माइनस 2, चाहे तो 2 कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1, ये आंसर हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1। क्लियर हुआ? ये तो डायरेक्टली देख के प्रॉपर्टी है तुम्हारा ये पूरी, इसने बोल रखा है कि ए और बी दोनों इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, बता एक दूसरे का इफेक्ट नहीं, एक का घटना का घटित होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा और दूसरे का घटित होना पहले को इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हमें पता है पी एफ बाय बी तो क्या जाएगा पी एफ हो जाएगा, अरे पढ़ा है ना अपन ने, पी ए बाय बी, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या जाएगा पी ए हो जाएगा कि नहीं हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा डिवाइड बाय क्या जाएगा पी बी, और यहाँ जाएगा पी इनटू पी बी, ये क्या जाएगा पी इनटू पी बी डिवाइड बाय क्या जाएगा पी बी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा पी ए, पी एफ बच रहा है तुम्हारा, मतलब ये करेक्ट है तो उसमें टिक मत कर देना, विच इज क्या बोला विच इज नॉट करेक्ट बोला, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला था जो विच इज नॉट ट्रू नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन को पहले मार्क कर लेना, डेल सिंबल बना लेना, क्योंकि हमारा दिमाग सीधे ट्रेंड है करेक्ट करने के लिए, तो कई सारे हो सकता है टिक ना कर दिए हो, ध्यान रखना। ई कॉम्प्लीमेंट एंड पी एफ आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही है करेक्ट है, यहाँ ये बोला पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू, जब दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तुम्हारा, भाई अगर दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू क्या जाएगा पी बी कॉम्प्लीमेंट। जब इसका घटित होना इसको फिट नहीं कर रहा है, इसका घटित होना इसको फिट नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, समझ में आ रहा है? तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या रखा है नॉट इक्वल टू, तो यही इनकरेक्ट है तुम्हारा, इनकरेक्ट हो गया तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था, समझ में आ रहा है? करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, मतलब तुम्हारा ए करेक्ट है बी करेक्ट है डी करेक्ट है पर सी करेक्ट नहीं है, इक्वल टू होना चाहिए ना कि नॉट इक्वल टू दे रखा, तो ये आंसर है। ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कर लिया अपन ने ये क्वेश्चन, कॉपी के क्वेश्चन है, कॉट थीटा दे रखा तो क्या लिखोगे 1/tan थीटा, भाई ये कॉट थीटा दे रखा है प्लस क्या दे रखा है tan थीटा इक्वल टू क्या रखा 2, कॉट थीटा को क्या लिखोगे 1/tan थीटा प्लस क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या रखोगे 2, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा n पाई, भाई चाहे तो इसको ऐसा लिख लो tan थीटा इक्वल टू tan π/4, समझ में आ रहा है? तो थीटा बराबर क्या जाएगा n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा ये? क्लियर हो रहा है? अभी बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल एंगल इंस्क्राइब इन द पैराबोला y स्क्वायर x whose one vertex is the vertex of the parabola, इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा अपन ने, क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, ये तुम्हारा पैराबोला y स्क्वायर 4x पैराबोला था, याद है? और उस पे एक इक्विलेटरल एंगल बन रहा था जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे था, तो साइड की लेंथ निकालनी थी, 80√3 आंसर था, याद आ गया? बस उसी कंसेप्ट को करना है। किसने बोला एक इक्विलेटरल एंगल है जो पैराबोला के अंदर बना, पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर 4x रखा है, y स्क्वायर x रखा है, राइट हैंडेड पैराबोला है, एक इक्विलेटरल एंगल बनाना जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे, क्लियर हुआ? जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे, तो हमें बताना क्या है, इसने बताना क्या है सेंट्रॉइड, क्या बताना है सेंट्रॉइड,
ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का क्या पता है? सेंट्रोइड। अब हमें पता है कोई भी ट्रायंगल है अगर सेंट्रोइड बताना तो उसके वर्टाइसेस है x1 y1 है और यहाँ पे क्या है x2 y2 है और क्या है x3 y3 है। तो सेंट्रोइड क्या होता है तुम्हारा? x1 + 2 + 60 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3 ये होता है सेंट्रोइड तुम्हारा। मतलब ये सारे वर्टेक्स निकल जाएगा, सेंट्रोइड निकल जाएगा। देखो एक वर्टेक्स दे रखा 0 0, तो बोला जो पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है उसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका जो वर्टाइसेस है उसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे ही है। एक वर्टेक्स तो निकल गया, दूसरे निकलने बाकी के। तो मान लिया वर्टेक्स क्या है? h, माना वर्टेक्स क्या है? h। अब h इस पैराबोला के ऊपर है, y² x के ऊपर है, उसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो k की जगह y की जगह क्या रख दो, h की जगह क्या रख दो? x। तो k² h हो जाएगा। एक ऑप्शन देके छोड़ दो। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 60 के हो जाएंगे। अगर ये पूरा 60 तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 30। अच्छा ये अगर h, k है तो ये दूरी h हो जाएगी, ये दूरी क्या आ जाएगी? k। तो tan थीटा लगा दो तुम्हारा, तो tan 30 डिग्री लगा दो। तो परपेंडिकुलर वन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? k और बेस क्या है? h। क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा? 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा? k/h। ये बस समझ में। तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3 के हो जाएगा। h बराबर √3 के एक पर समान उठा के पुट कर दो। तो k² h की वैल्यू क्या रखा? √3 के। क्या रखा? √3 के। जैसे कैंसिल हो गया तो k बराबर कितना हो गया? √3। ये √3 हो गया। k यहाँ पे रख लो, √3 यहाँ रखोगे तो h कितना हो जाएगा? 3। अरे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। h बराबर कितना हो गया? 3। तो तुम्हारे जो पॉइंट निकल गए वो क्या निकल गए? 3, √3। अब ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 - √3। क्लियर हुआ? अब तुम्हें क्या निकालना है? सेंट्रोइड। तो फार्मूला सेंट्रोइड का बताया मैंने कि x1 क्या है? 0 + 3 मतलब 0 + 3 + 3 डिवाइड बाय क्या जाएगा? 3 कॉमा क्या जाएगा? 0 + √3 - √3 0 + √3 - √3 डिवाइड बाय क्या जाएगा? 2 डिवाइड बाय क्या जाएगा? 3। ये तो 0 हो गया, 3 3 क्या 6, तो क्या आ गया? 2, 0 ये आंसर हो गया। ये तो कर ही लिया होगा, कितने बार करा दिया सब कॉपी में, हजार बार इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ a on b बोला, क्या बोला? a on b क्या निकालेंगे? a.b डिवाइड बाय mod of b। a.b निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है? 2 4 + 1 + 2 डिवाइड बाय mod of b। mod of b मतलब क्या? 4 + 1 + 4 4 2 6 कितना हो गया? 7 7/4 4 8 1 9 7/3 है कि 7/3? ये आंसर। क्लियर हुआ? अगर ध्यान हो शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन मैं ग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ बता रहा था। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन डिस्कस करने में आया था, मैंने बताया था कि कहीं ग्रेडेशन से सिंबल लग जाए तो उसको तुम 1 मत बना देना। याद आ रहा है? हालांकि ये GIF नहीं है लेकिन एग्जांपल दिया था और क्वेश्चन यही था, इसी पैटर्न का। याद आ रहा है? e⁻x बोला था, याद आ रहा है? बता रहा था फ्राइडे के दिन। अब इसमें फंडा क्या है तुम्हें यूज करना था, क्योंकि तुम्हें जो प्रॉपर्टी पता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पता है, e⁻x - 1 डिवाइड बाय क्या पता है? x, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब यहाँ x है तो यहाँ x लेके आना है, और अभी यहाँ पे 1/x + 1 है तो नीचे x को 1/x + 1 लेके आना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ काम करा के पुट कर दिया x + 1 को, पुट x + 1 = t पुट कर दिया। समझ में आ रहा है? या 1/t पुट करा दिया, वो x + 1 को 1/t पुट कर दिया है, या t को या 1/x + 1 को ही t पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? t। जो 1/x + 1 है ना, इसको क्या पुट कर दिया? t, ताकि हमारा ये प्रॉपर्टी बन जाएगी e⁻t - 1 e⁻t - 1 डिवाइड बाय t बन जाए। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करा, 1/x + 1 जो तकलीफ दे रहा है उसको क्या पुट कर दिया? t। जैसे पुट कर, अब लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है? इनफिनिटी। अब इनफिनिटी यहाँ रखो तुम, इनफिनिटी + 1 क्या जाएगा? इनफिनिटी, 1/∞ की जगह 0। तो अगर x इनफिनिटी को टाइन कर रहा है तो किसको टाइन करेगा? 0 को, 0 को टाइन करेगा। तो लिमिट अब यहाँ हो गई, लिमिट t क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सवाल तो सर x + 1 में क्या रखेंगे? तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या जाएगा? 1/t, क्योंकि माइनस है तो क्या आएगा? -1/t। और ये नॉर्मल ब्रैकेट है, कोई GIF होता तो JF दिया होता। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल ब्रैकेट है। e⁻ क्या रखा है? 1/x + 1, तो क्या है? t, तो क्या है? -1। अब ये t डिवाइड में आ गया तुम्हारा, तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या जाएगा? 0 - e⁻t -1 डिवाइड बाय t। और क्या ले सकते हैं इसको? 1, लेकिन क्या आ जाएगा? -1। तो आंसर क्या आ गया? -1। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन x, y, z और क्यूब रूट्स हो गया था ये। अब x क्यूब रूट है 27 का क्यूब रूट लेना, 1/3 लेना है तुम्हारा। x क्या जाएगा? 3, और हो जाएगा x 3, x क्या जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 1/3, तो x क्या जाएगा? 3। और इसने बोला x भी, y भी, z भी, ये तीनों क्या है? क्यूब रूट 27। तो अगर x 3 है तो x भी 3 है, तो y भी क्या जाएगा? 3, y भी तो क्यूब रूट है, और z भी क्यूब रूट है 27 का, तो x भी 3, y भी 3 और z भी क्या जाएगा? 3। नहीं, ये बस समझ में। तो यहाँ रखा 3 3 3, तब ये 3 3 सब 3 3 3 और 3 3 3,
क्या जाएगा 0, रो कॉलम सेम तो आंसर क्या जाएगा 0, समझ में? तो आंसर क्या जाएगा 0। कठिन था पेपर, कठिन लग रहा है पेपर। मैंने क्या बोला था, पेपर में आर्ट होना चाहिए, मैंने तुम्हें 1000 टाइम समझा के भेजा था। और सैटरडे का लेक्चर याद करो, ऑनलाइन वालों का तो रिकॉर्डेड पूरा है, क्योंकि हर चीजें मैंने जो बोला है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो सैटरडे के दिन भी बोला था, फ्राइडे के दिन भी बोला था कि पेपर कितना भी लेंथी आ जाए, पेपर मैंने बोला था, मैंने एग्जांपल दिया था कि दूसरे ग्रह से भी पेपर डिजाइन कर दे, कितना भी टफ डिजाइन कर दे, लेंथी कर दे, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी लेवल के होंगे, बस उनको फिल्टर करना आना चाहिए, ताकि हम फर्स्ट राउंड में करें। तो फर्स्ट राउंड में जब ये क्वेश्चन करोगे, सारे फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन थे, अगर कर लेते तो तुम्हारा, जिन लोगों ने करा ये स्ट्रेटजी फॉलो करा, हालांकि जितने पेपर थे सारे अपने यहाँ टाइट पेपर चल रहे थे, फेस वोटिंग वाले, उसमें चाहो ना चाहो ये करना ही पड़ता, तो आदत बन गई थी। तो सेकंड राउंड में फिर मैंने बोला था कि फर्स्ट राउंड में अगर 25 प्लस कोई निकल गया, और ये सब फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन है, इनको 1 मिनट भी टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन को, सारे बड़ा बड़ा हो रहा है। तो सेकंड राउंड में अगर मान लो फर्स्ट राउंड में 25 किया और सेकंड राउंड में अगर मान लो उसने 15 क्वेश्चन भी कर लेता तो वो 40 के आसपास पहुंच जाता, 10 भी कर लेता तो 35 के आसपास पहुंच जाता। और सेकंड राउंड में आराम से जो सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन पहुंच सकता है। तो 25 5 10 10 40 है, 40 प्लस। अच्छा, अगर उसने अटेम्प्ट भी करा और 1 2 गलत भी करा तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन है, a circle touches both the axis and the center lie in the first quadrant, also touches the line x minus y is equal to 2, and this line find area of the circle। देखो सर्कल इसने बोला कि दोनों इसको टच कर रहा है, दोनों इसको टच करा दिया, समझ में आ रहा है, दोनों टच करा दिया, और ये लाइन को टच करा, तो ये लाइन है ये x minus y is equal to 2, देख रहे हैं ये लाइन, ये x को 0 पुट करा तो y क्या है -2, y -2 यहाँ कहीं आएगा, तो y को 0 पुट करा तो x क्या आएगा 2, x2 यहाँ कहीं आएगा तुम्हारा, ये टच करती हुई जा रही है यहाँ पे, और ये तुम्हारा टच के मान लिया 2,0 से टच कर दी जा रही है, यहाँ पॉइंट क्या है 0,-2, समझ में आ रहा है। सेंटर चूंकि लाइन को टच कर रहा है, तो टच करा तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा, पीच के शुआर होगा, ये लाइन टच करे तो टेंजेंट होगी, और टेंजेंट का कंडीशन क्या होता है, पीच का शुआर। चूंकि ये सर्कल दोनों इसको टच कर रही है, सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एच इक्वल टू के इक्वल टू आर हो जाएगा, तो सेंटर रेडियस आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? 9th नंबर फॉर्म सर्कल का, सर्कल टच बोथ द एक्सिस, देन एच इक्वल टू के इक्वल टू आर, सेंटर रेडियस बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो एच होगा वही के होगा, वही क्या होगा आर, तो ये सेंटर क्या हो गया आर का मार, और रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते इस लाइन पे। अब ये लाइन तुम्हारी क्या है x - y = 2, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब क्या लगाते हैं p = r, x - y p = 0 पे परपेंडिकुलर डाला, कहां से डाले हैं r का r से, तो r से डाला परपेंडिकुलर, तो r - 2 डिवाइड बाय √। अब ध्यान रखना लेंथ हमेशा पॉजिटिव मॉड लेते हैं, लेंथ में हमेशा मॉड लेते हैं, और किसके बराबर होगा r के, p = क्या हो जाएगा r, ये तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, और ये 1 1 कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 बाय कितना हो जाएगा √2 इक्वल टू क्या हो गया r, भाई मॉड है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, √2 आया कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y², ये करते हैं ना। चलो √2 आया, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √2, तो r बराबर कितना हो जाएगा √2, r √2 हो गया। क्लियर है? एरिया सर्कल का क्या होता है पाई r², तो पाई r √2 का क्या जाएगा स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 पाई, नहीं ये बस समझ में, तो 2 पाई दिया, ए आंसर। क्लियर हो गया? देखो अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, हो सकता है आंसर 288 भी निकाल लिया हो आधे बच्चों ने, समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में सौभाग्य से ऑप्शन में नहीं था, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला बैंगलोर अरेंज इन ऑल परम्यूटेशन एंड द स्ट्रिंग एंगल आर टुगेदर, देन फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ दिस वर्ड। देखो स्ट्रिंग की जब बात करते हैं तो स्ट्रिंग मतलब ये होता है कि सीक्वेंस कभी ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब वो लेटर आगे पीछे नहीं हो सकते। स्ट्रिंग की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि कोई वर्ड को स्ट्रिंग में करा, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मतलब ये ANGLE है तो ये आगे पीछे नहीं होगा, अगर आगे पीछे होगा तो फैक्टोरियल 5 बन जाएगा ये तुम्हारा। तो इसने बोला कि ANGLE, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये बोला कि ANGLE, इसको एक साथ ही लेना है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेना मतलब ये आगे पीछे नहीं हो सकते, अगर ये वर्ड बोलता तो आगे पीछे हो सकते थे, समझ में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 इसका भी फैक्टोरियल 5 हो जाता, समझ में आ रहा है। लेकिन इसने बोला कि बैंगलोर अरेंज इन द ऑल परम्यूटेशन एंड स्ट्रिंग एंगल आर टुगेदर, एक साथ लेना, जब मैं बोला एक साथ लेना तो उसको एक सिंगल लेटर मान लेंगे, सिंगल, देन फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ दिस वर्ड। अब इनको सिंगल मान लिया तो टोटल 8 लेटर बैंगलोर में, और तुमने 5 हटा लिया तो 3 बचे, और 3 बचे तो क्या बचे BOR, यही बचा तुम्हारा, तो ये 1 है 2 है 3 और इसको मिला के कितना हो जाएगा 4, 4। अब ये जब भी रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे तुम्हारे,
तो चूंकि स्ट्रिंग है तो इनके सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सीक्वेंस मतलब ए पहले नंबर पे आएगा, फिर एन ही आएगा, फिर जी आएगा, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो 4 लेटर अपने प्लेस को कितने बार चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 तो कितना हो गया 24 समझ में आ रहा है। लेकिन अगर स्ट्रिंग नहीं बोलता तो फैक्टोरियल यहाँ पे तुम फैक्टोरियल 4 भी करते हैं, इनटू क्या करते हैं फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 5 करते हैं, फिर इसका क्या जाता है 24 और इसका क्या जाता है 120 और 2880 आ जाता है। सर समझ में आ रहा है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आएगा, अभी आंसर क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बोल दिया इसलिए आंसर ए आएगा इसका। समझ में आ रहा है। तो अच्छा है ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में होता तो कई सारे बच्चे इसमें गलत भी करते। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ढेरे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कॉपी में करा दिया, ढेरे क्वेश्चन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कराया। इसने बोला ब्लू कॉइन व्हिच has the probability 0.99 of head and red coin has probability 0.01 of head are placed in a bag, एक बैग में रखा, one coin is selected at random and tossed, then find the probability। तो जो तुम दो कॉइन तुमने बैग में रखा है, तो एक ब्लू है एक रेड है, तो या तो तुम ब्लू कॉइन निकालोगे रेड निकालोगे, और दोनों के निकालने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी, और इसने हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो या तो तुमने ब्लू कॉइन निकाला, समझ में आ रहा है, तो ब्लू कॉइन निकालने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2, और दूसरा क्या है रेड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब हेड आने की, तो मान लो पहले बैग से हमने ब्लू कॉइन निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 कॉइन निकालने की, समझ में आ रहा है। और हेड आने की कितनी है 0.9। या तो मैंने रेड कॉइन निकाल लिया, तो रेड निकालने की भी क्या है 1/2, और उसके हेड आने की कितनी है 0.01, पॉइंट क्या है 0.1, चाहे तो 1/2 बाहर ले लो तुम, तो 0.099 प्लस क्या आ गया 0.01, ये कंप्लीटली क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया 1/2, मतलब क्या आ जाएगा 0.5। ये सही आंसर हो गया इसका। कठिन है क्या। वो पेपर देने के बाद मैंने बताया 24 का पेपर जब मैंने एनालिसिस कराया था, तो तुम्हें शुरू में पेपर टफ लग रहा था, फिर मैंने उसको बाइफरकेट किया, 40 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक हो गए थे और 10 क्वेश्चन बचे थे जो तुम्हें टाइम ले रहे थे। और मैंने बोला था एग्जाम में, और पहले जब जंबल था तो तुम्हें पूरा पेपर टफ लग रहा था 2024 का 23 का, और फिर फटाफट हो गया था। और मैंने उसी समय बताया था, और पिछले संडे जो पेपर कराया था उस समय बताया था कि पेपर में जब पेपर टाइट रहता है, लेंदी रहता है, तो हर 2-3 क्वेश्चन के बीच में एक लेंदी क्वेश्चन फंसाएगा ताकि तुम्हारी स्पीड डिस्टर्ब करे। वो लेंदी क्वेश्चन को थर्ड राउंड के साइड में कर दिया ताकि इजी क्वेश्चन पहले कर पाए। जिसने ये आर्ट सीख के गया उसके स्कोर भी अच्छे आए, अटेंड भी अच्छे हैं, बेहतर स्कोर कर पाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक ये था कि डी पाई ना हो गया एक्स पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक्स पाई, ये डिवाइड से रखा है। अब लेबनिज़ थ्योरम लगेगा इसमें, लेबनिज़ थ्योरम बोलेगा कि अपर लिमिट उठा के फंक्शन में रखो, अपर लिमिट का क्या करो डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट उठा के फंक्शन में रखा, टी की जगह क्या रखा 2 sin x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपर लिमिट का क्या करा डिफरेंशिएशन, 2 sin x का क्या जाएगा 2 cos x, माइनस लोअर लिमिट उठा के फंक्शन में रखेंगे, लोअर उठा के फंक्शन में रखेंगे, e टू पावर क्या जाएगा sin स्क्वायर x, और इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो क्या जाएगा 2 sin x का क्या जाएगा cos x, तो डायरेक्ट sin 2x लिख दो इसको, डायरेक्ट क्या लिख देंगे sin 2x, क्या लिख दिया sin 2x, क्या लिख दिया sin 2x। अब पुट x इक्वल टू, यहाँ t की जगह x इक्वल टू पाई होगा, तो पुट x इक्वल टू पाई, तो जैसे हमने पाई पुट करा तो sin पाई क्या जाएगा 0, हमें पता sin पाई क्या जाता है 0, sin पाई 0 हो गया, 3 पावर 0 क्या जाएगा 1, या 1 आ गया, cos पाई क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा -1, अब यहाँ पे sin 2 पाई क्या जाएगा 0, तो ये क्या जाएगा 0 में, तो ओवरऑल क्या आ गया -2, -2 आंसर है तुम्हारा। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑब्ट्यूज एंगल, ध्यान रखना यहाँ एंगल क्या बोला ऑब्ट्यूज, 90 के ऊपर जाएगा तुम्हें। तो देखो अबे मैं एंगल निकालना तो बहुत सारा सा फार्मूला एंगल निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा mod ऑफ m1 - m2 डिवाइड 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होता है तुम्हारा। और tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 - m2, m1 निकालते हैं, m1 स्लोप मतलब क्या जाएगा 1/2, लाइन है ना y इक्वल टू 1/2 प्लस क्या जाएगा 7, तो m1 हो गया तुम्हारा, और m2 क्या हो जाएगा 3, m2 3 हो गया, तो 1/2 माइनस 3 डिवाइड क्या जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा -6 प्लस 1 क्या जाएगा -5/2। क्लियर हुआ, -6 -6 प्लस 1 कितना -5/2, और क्या जाएगा यहाँ पे 3 2 प्लस 5/2, तो 2 क्या जाएगा 5, 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा -1, मॉड होने के बाद प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू π/4, लेकिन उसने क्या बोला कि ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, ये भी निकाल समझ लो कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो 2 वैल्यू आएगी, तो tan थीटा की वैल्यू π/4 और क्या आएगी 3π/4, समझ में आ रहा है, ऑब्ट्यूज बोला ना ये, तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो आंसर क्या आएगा 3π/4, ऑब्ट्यूज एंगल बोला, समझ में आ रहा है, π/4 का मल्टीपल चलेगा तुम्हारा,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वैसे भी देख लो, अगर तुमने यहाँ पे एंगल निकाला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, जैसे m1 निकाला है, m1 जो निकाला कितना रहा है 1/2 माइनस 3 डिवाइड बाय क्या जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू जो निकल रहा है तुम्हारा वो कितना निकल रहा है -5/2 और 2 बाय कितना निकल रहा है 5 कैंसिल कितना आ रहा है -1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3π/4। क्लियर हुआ? 3π/4 क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? क्लियर है? और मॉड हटेगा तो मॉड का मतलब ही प्लस माइनस होता है तुम्हारा, तो π/4 अगर एक्यूट बोलता तो π/4 होता, ऑब्वियस बोला तो कितना हो जाएगा 3π/4। अब ये क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द sin x plus 1 इज k cos 1/2। तो देखो यहाँ कुछ नहीं sin c plus sin d का फार्मूला लगाना है। ये क्या होता है फार्मूला 2 sin c plus d/2, तो sin c plus d/2 x plus 1 क्या जाएगा sin 2x plus 1 डिवाइड बाय क्या जाएगा 2 into cos c minus d/2, x कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया k cos 1/2। अब ये पता है cos ऑफ -x क्या हो जाता है प्लस cos x। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये cos ऑफ -x प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 2 sin ऑफ, और इस टाइप के कितने क्वेश्चन अपन निकल लिए लॉजिक से जो क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं। cos ऑफ क्या जाएगा 1/2 और k cos क्या जाएगा 1/2, चाहे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, डोमेन कुछ भी हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। मैक्सिमम ही तो बोला और क्या बोला। तो हजारों क्वेश्चन इस टाइप के लॉजिक मैंने बताया कि डोमेन कुछ भी पुट कर लो, दुनिया की कोई वैल्यू यहाँ पुट कर लो, लेकिन आउटपुट मैक्सिमम कितना आएगा 1। क्या मान आएगा तो 2 into 1 इक्वल्स टू कितना जाएगा k, 2 into 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा k, तो k इक्वल्स टू कितना जाएगा 2। नहीं यही बस समझ में, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये 2 हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो 2 into क्या आ जाएगा 1, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा k, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 2। कठिन था क्या? कठिन था क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहली बात, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे कि पहले लिमिट ऑपरेट करने की गलती मत करना, चाहे तुम किंग्स रूल लगा लो इसमें या दूसरे रूल से करो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हाफ एंगल में तोड़ोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है? हाफ एंगल में जो तोड़ोगे, जैसे cos x मैंने हाफ एंगल में तोड़ा 1 tan स्क्वायर x/2 कर दिया, इससे क्वेश्चन लेंदी चले जाएगा। हमें लेंदी नहीं करना, किंग्स रूल वगैरह लगाओगे तो भी बहुत लेंदी जाएगा। एक सबसे आसान तरीका, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं कि हमें कुछ ऐसा पुट करें नीचे कि डिनोमिनेटर में हमारा अगर t पुट करें तो क्या जाना चाहिए dt, या x पुट करें तो dx आ जाना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ पे दे रखा y इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2। मैंने क्या करा कि 1 प्लस जो 2 cos x है और नीचे तुम्हारा 2 प्लस cos x का क्या है होल स्क्वायर, यहाँ समझना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे सिंपल समझ लो, cos x स्क्वायर का मैंने मल्टीप्लाई करा, cos x स्क्वायर से क्या करा डिवाइड, cos x स्क्वायर x से क्या करा डिवाइड। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस cos x स्क्वायर x को अंदर आने दो, अंदर आएगा cos x स्क्वायर x यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2, और यहाँ क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर x आ जाएगा प्लस, जब यहाँ आएगा cos x स्क्वायर x तो नीचे जाएगा तो sin स्क्वायर बन जाएगा। तो बताओ cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot लिख दूं cot x, तो यहाँ तो 2 cot x, तो क्या हो जाएगा 2 cot x, और एक cos x बच जाएगा तुम्हारा, एक cos x तो नीचे ले गए, समझ में आ रहा है? तो साइन बन गया, cos बाय sin cot, एक cos x पड़े रहने दो, उसको कोई डिस्टर्ब मत करो, तो क्या जाएगा cos x, इसको पड़े रहने दो, समझ में आ रहा है? अब नीचे जो हो जाए कि जैसे हम cos x स्क्वायर x से अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा 2 cos x, क्या बचेगा 2 cos x। क्लियर हो रहा है? और जब ये अंदर जाएगा cos स्क्वायर अंदर जाएगा तो cos बाय sin क्या जाएगा, यहाँ पे cos x जाएगा तो cos हो जाएगा, और cos बाय sin क्या हो जाएगा cot। अब यहाँ तक समझ में आ गया? जो भी होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना, पुट नीचे वाले को तुम्हें 2 cos x, 2 जो cos x प्लस क्या है cot x, इसको क्या पुट कर दो t पुट कर दो, समझ में आ रहा है? अभी लिमिट हम चेंज नहीं करेंगे, लिमिट ऐसी चीज रखेंगे, लास्ट में लिमिट रख देंगे, समझ में आ रहा है? अभी इंडेफिनिट, पूरा इंडेफिनिट की मेथड सॉल्व करके बाद में लिमिट ऑपरेट कर देंगे, समझ में आ रहा है? लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 2 cos x प्लस cot x t करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस cos x इनटू क्या जाएगा cot x, लिखते हैं इसको, cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस cos x स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू क्या जाएगा dt। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चाहे तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा 2 cos x इनटू cot x प्लस क्या जाएगा cos x स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या जाएगा dt। जरा देखो ऊपर, cos x स्क्वायर x समझ में आ रहा है, प्लस 2 cot x प्लस 2 cot x, ये पूरा किसमें चला गया dt में, चूंकि माइनस है तो क्या चला गया माइनस dt, तो माइनस dt ले सकते हैं ऊपर वाले को, माइनस dt लिखा, और नीचे तुम्हारा क्या है t स्क्वायर।
अब कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? लिमिट जो 0 to π/2 चल रहे हैं तो 0 to π/2 लिमिट अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में हम फंक्शन में चेंज कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना तो माइनस आप क्या आ जाएगा -1/t, क्लियर हुआ? और लिमिट क्या है तुम्हारा 0 to π/2, चाहे तो माइनस बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा +1/t, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to π/2। अब t की जगह t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रखोगे तो 1/t की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसको t पुट करा था अपन ने, तो 2 को क्या हो गया cosec x, 2 cosec x, 2 cosec x प्लस cot x, लिमिट क्या है 0 to π/2। अब एक काम करो, cosec को 1/sin लिख लो, उसको cos बाय sin लिख लो, ऊपर जाएगा तो तुम्हारा क्या जाएगा sin x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 प्लस cos x। अब लिमिट 0 to π/2 पुट कर लो, समझ में आ रहा है? अपर लिमिट π/2 पुट करा तो sin π/2 क्या जाएगा 1 और cos π/2 क्या जाएगा 0, तो क्या जाएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा 0, तो 0 डिवाइड एनी नंबर क्या जाएगा 0, तो आंसर क्या गया 1/2, क्या गया 1/2। अब तुम्हें देख रहा हूं 1/2 किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा 1/2, इसमें लाई करेगा ना, तो 1/2 0 1 के बीच में ही होगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा ए, इसके बीच में लाई करेगा 1/2, इसके बीच में लाई करेगा 1/2, इसके बीच में लाई करेगा 1/2, तो आंसर क्या हो गया ए, क्लियर हुआ? तो यहाँ पूरा खेल सब्स्टिट्यूशन करता, अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन अगर तुम्हारा क्लिक कर हो जाता, लेकिन जिन्होंने हाफ एंगल तोड़ के करा होगा, किंग्स रूल लगा के करा होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम डबल लगेगा। अब ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 99 and 999 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। नॉट बोला है, इसमें फर्स्ट मत जाना, नॉट डिविजिबल बाय बोला 3 and 5, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ? फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर बोला, इवन नंबर होना चाहिए बिटवीन 99 and 999। पहली बात तो 99 तो इवन नंबर है नहीं, ऑड है, इवन नंबर बताना तो 100 से 102 कहाँ तक जाएगा 998 तक, नहीं ये बात समझ में। अगर इवन नंबर बोल रहा है 19 से 999 तक, तो इवन नंबर 19 के बाद क्या आएगा 100, और ये तो इवन नंबर है ही नहीं, ऑड है, इसके पहले जो इवन नंबर आएगा क्या आएगा 99, क्लियर हुआ? बताओ इसके बीच में कितने इवन नंबर होंगे, इसके बीच में जो इवन नंबर कितने होंगे 450, नहीं ये बस समझ में आया कैसे? फिर तो इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। अगर ये ना निकल पाओ, ये अगर ये ना निकल पाओ, तुम्हारा क्लिक ना हो, तो बहुत आसान तरीका है, ये 100 से लेके, हम इवन नंबर बोला 100 से लेके कहाँ तक जाना है अपने को 998 तक, ये बोला ना, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, तो कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर लो तो क्या जाएगा 50 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 9 जा हो गया 4 ट्रिपल 9 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 4 ट्रिपल 9 माइनस 50 प्लस 1, इससे काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो कुछ नहीं करना, 4 ट्रिपल 9 में 50 को माइनस कर लो, 50 को माइनस करो तो कितना जाएगा 9, 9 में 5 गया कितना 4, और 449 हो गया, और चूंकि ये भी काउंट कर रहे हैं अपन, एक बढ़ जाएगा तो क्या आएगा 450। ये तरीका निकालने का, डायरेक्ट निकालना तो भी 450 आएंगे, बाकी इससे निकाल लिया, तो तरीका ये होता है कि कुछ नहीं, इन दोनों को माइनस कर दिया, चूंकि इक्वल टू साइन है, 499 माइनस कितना हो गया 50 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 450। तो 450 इवन नंबर होंगे जो 100 से लेके 998 के बीच में होंगे, समझ में आ रहा है? अभी इसने बोला नॉट, एक काम करो टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लो और टोटल में से माइनस कर देंगे 450। पहले हमने ये देखा कि 450 इवन नंबर है जो 100 से 99 के बीच में है, और बोला नॉट डिविजिबल बाय, वो किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए 3 और 5 से। एक काम करो डिविजिबल वाले निकाल लो, टोटल में से माइनस कर लेना, क्लियर हुआ? टोटल में से डिविजिबल माइनस कर लोगे तो नॉट डिविजिबल हो जाएगा, तो पहले हम सीधा निकालते हैं, डिविजिबल बाय निकाल लेते हैं, फिर नॉट करना है तो टोटल 400 में से 450 में से क्या कर देंगे माइनस, तो 450 टोटल ही नंबर है, समझ में आ रहा है? तो 450 में देखते हैं ऐसे कौन से नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, क्लियर हुआ? तो देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 400 में पहले ए मान लेते हैं 3 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय क्या ले लेते हैं 3, और बी मान लेते हैं डिविजिबल बाय क्या बोला 5, तो Na निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 450 बाय 3 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा, समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा 3 5 जा, और 0 कितना आ रहा है 150, निकाल लेते हैं अपन, तो कितना आएगा 450 डिवाइड बाय क्या है 5 5 9 जा कितना हो जाएगा 90, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला याद है कुछ? इसने Na यूनियन B, क्या फॉर्मूला लगेगा Na इंटरसेक्शन B, कई बार यूज कर चुके हैं फॉर्मूला। Na A मतलब कितना हो जाएगा 150, NB मतलब क्या हो जाएगा 90, Na इंटरसेक्शन B, A से भी हो और B से भी हो, मतलब उसके एलसीएम से हो, और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 50, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होगा, और टोटल नंबर कितने हैं 450 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 30, तो हमारा 30 हो गया तुम्हारा, 90 30 का 60 हो गया, और 150 में से 60 जोड़ोगे तो 0 9 6 कितना हो गया, नहीं 6 5 11 1 और 1 2 210 हो गया तुम्हारा। तो हमारा ये जो नंबर ऑफ आइटम हो रहे हैं 210 हो रहे हैं, लेकिन 210 वो हो रहे हैं जो 3 से और 5 से डिविजिबल है,
तुम्हें डिविजन निकालना है क्या? अगर बोलता 3 और 5 से डिविजन तो आंसर क्या जाता 210। बोला नॉट डिविजन तो टोटल में से माइनस कर लो। और टोटल तुम्हारे कितने हैं 450, तो 450 माइनस क्या करोगे 210, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 240 आ रहा है तुम्हारा 240। क्लियर हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इस पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट का ध्यान रखना था कि और लॉग की सिर्फ प्रॉपर्टी लग रही है, सिंपल वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी लॉग की लग रही है, जो कई बार हमने बहुत सारे क्वेश्चन में रफ वर्क में यूज किया है। चलो यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालना था, तो एक्स की वैल्यू जब तक नहीं निकालोगे पुट कैसे करोगे? तो बोला अगर a to power x minus 1 = 1/4 to power x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है। तो जो ऊपर दे रखा है a to the power x minus 1 = 1/4 to power x, हम इसको ले सकते हैं 8 को 2 का क्यूब ले सकते हैं, 2 का क्यूब और क्या है x minus 1 और 4 की पावर क्या जाएगा -x, तो 2 की पावर क्या जाएगा 3x - 3 और 4 की पावर क्या जाएगा -x, तो 2 की पावर यहाँ पे -2x ऐसा लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो बेस इक्वल पावर इक्वेट हो जाएगी, तो क्या जाएगा 3x - 3 = क्या जाएगा -2x, इधर जाएगा तो क्या 5x = 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो हमें अभी x की वैल्यू निकली 3/5, इसको साइड में रख लेते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको बोला है तो कुछ नहीं करना, देख के घबराना नहीं, इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के पहले इसको ऑपरेट कर लेते हैं 1/। अब हमें पता है एक सरल सा प्रॉपर्टी है लॉग का कि अगर लॉग b रखा बेस a रखा है तो क्या लिखते हैं इसको log b/log a। कई बार बता रखा है मैंने log b क्या लेते हैं log a, तो वही तो अप्लाई करना 1/। यहाँ पे अब यहाँ देखो log 4 पहले तो इसको m-n से एक प्रॉपर्टी और हमें पता है log m - log n, log m - log n को क्या लिखते हैं log m/, पहले ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इससे और इजी हो जाएगा, तो log m - log n log m/n, तो log बेस में क्या है तुम्हारा x + 1, तो क्या आएगा 4/5 दे सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पे 1/, ये 1 - x है 1 - x है, तो log बेस में क्या है 1 - x, क्या है 1 - x, तो log m - log n क्या आएगा 4/5। क्लियर हो रहा है? अब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली कि log b/log a log b/log a। क्लियर हुआ? चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना 1/, अब यहाँ पे log 4/5 क्या लिख सकते हैं इसको log 4/5 डिवाइड बाय क्या जाएगा log x + 1 ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं log 4/5 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा log 1 - x। क्लियर हुआ? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर गया तो ये हो जाएगा log x + 1, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय क्या जाएगा log 4/5 प्लस क्या जाएगा log 1 - x डिवाइड बाय क्या जाएगा log 4/5। क्लियर हुआ? चाहे तो log 4/5 बाहर निकाल लो, तुम्हें समझने में इजी हो जाएगा, log 4/5 बाहर निकाल दिया, 1/log 4/5 बाहर निकाला, 1/, में ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो log m + log n लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, तो ये log 1 + x आ गया, प्लस log क्या आएगा 1 - x, a + b a - b log m + log n log m * n हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हो गया log 1/log 4/5 और यहाँ पे हो गया log m.n log m + log n, तो log 1 - x² हो जाएगा, नहीं ये बस 1 + x * 1 - x² हो जाएगा। अब समय आ गया x की वैल्यू पुट करना है, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकली थी 3/5, अरे लिख ली थी 3/5 और 3/5 रखते हैं तो 1/, क्या आ जाएगा log 4/5 और क्या आ जाएगा log 1 - 3 मतलब 9/, कितना हो जाएगा 25, नहीं ये बस तो 25 में 9 कितना हो जाएगा 16 आ गया, तो यहाँ पे 1/, log 4/5 और log क्या हो जाएगा 16, 25 में 9 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 16/25 को 4/5 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, log m की पावर n को n log m ले सकते हैं, log की सारी प्रॉपर्टी यूज करवा लिया उसने, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1/log 4/5 अपनी जगह पे है और n log m को log m की पावर n ले सकते हैं, तो 2 log क्या जाएगा 4/5। क्लियर हुआ? कैंसिल हो गया तो क्या 2, ये आंसर। क्लियर हुआ? कठिन था क्या? सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी जो हम रफ वर्क में यूज करते हैं तो वो मेन वर्क में यूज करा लिया उसने। अब इस क्वेश्चन में अगर कॉमा भी ध्यान नहीं गया होगा तो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया होगा तुमने। देयर आर 5 टीम्स, अगर डायरेक्टली पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देयर आर 5 टीम्स, टीम में क्या है कैप्टन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है एंड 3 अदर, तो इंडिया के कैप्टन है C1 नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है C2 नाम दे दिया, 3 अदर। समझ में आ रहा है? और 1 2 3 4 5 ऐसे मिला के 5 लोग हैं। समझ में आ रहा है? देयर आर 5 टीम, 5 कैप्टन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड 3 अदर्स, तो ये 5 लोग हैं। अदर्स आर स्टैंड इन क्यू में खड़े हुए हैं एंड द कैप्टन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये तय है कि जो कैप्टन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो एक साथ ही रहेंगे,
मतलब इसने बोला एक साथ ही खड़े होंगे। अब एक साथ खड़े होंगे तो उसने ये नहीं बोला कि इंडिया का पहले खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया का बाद में खड़ा होगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं, बस नेक्स्ट टू ईच अदर खड़े होंगे, आगे पीछे खड़े होंगे। तो आगे पीछे तो ये आगे C1 आगे C2 पीछे हो सकता है, C2 आगे C1 पीछे हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसने बोला देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकाला। तो देखो प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ फेवरेबल कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर केस कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को एक रो में खड़े करना है, 5 लोगों को एक क्यू में खड़े करना है, कितने तरीके से होंगे, फैक्टोरियल 5 होंगे, मतलब 120 हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो दोनों कैप्टन नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, आगे पीछे खड़े होंगे, आगे पीछे खड़े होंगे, तो इनको एक यूनिट मान लेते हैं, फिर ये 2 3 और कितने हो गए 4, तो टोटल क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, और ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो जाता है 24 और इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा 48, 48, ये क्या है फेवरेबल, ये क्या हो गया फेवरेबल, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल है टोटल, तो 48 बाय क्या आ जाएगा 120, तो 24 24 पंचे हो जाएगा, तो 2 बाय कितना हो जाएगा 5, ये 2 बाय 5 आंसर क्लियर है। कठिन लग रहा है क्या? अब ये क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। अब इसमें अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे dy बाई dx निकाल दिया नॉर्मल के लिए, टेंजेंट के स्लोप के लिए, फिर नॉर्मल का कर लोगे, लेकिन इसने बोला कि जो पॉइंट है वो x और y के, समझ में आ रहा, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट रखते हैं, तो इसने बोला स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो पहले ये जो पॉइंट है x का कोऑर्डिनेट है और ये किसका कोऑर्डिनेट है y का, तो हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t के फॉर्म में मिलेगा, t की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो पहले हम इसको x की वैल्यू रखेंगे, x है y है, कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू रखने के बाद हम x की वैल्यू रखने के बाद हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा देखो ये x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू क्या है -1, चाहे y की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, x की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा t² प्लस 3t माइनस 8, क्लियर हुआ, ये इधर जाएगा तो t² प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, t की दो वैल्यू आ रही है -5 और 2, क्लियर हुआ, ये आ रही है, यही आ रही है तुम्हारी। अब देखो t की वैल्यू -5 और 2, t2 रख लो, t क्या रख लो 2, t2 रखो, अब t2 रखो तो देखो y की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ पे t2 रखो तो y इक्वल टू तुम्हारा 2t² क्या है -2t माइनस 5, तो t की वैल्यू 2 रखा, 2 जा कितना है 4, 4 2 जा कितना है 8, -2 जा 4 -5 मतलब कितना आ रही है -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1, ये -1 मैच कर गई। हम देख रहे हैं t2 रखने में y कितना आ रहा है -1, लेकिन t कभी -5 रख के देखना, t -5 रखोगे तो तुम्हारा y -1 नहीं आएगा, मतलब हमें t यहाँ पे सिलेक्ट है, t2 रखेंगे 5 नहीं रखेंगे, रख के देख लो, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 2 जा 50, अब यहाँ पे अगर -5 रखोगे तो -5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये 60 हो गया तुम्हारा, अब 60 में 5 माइनस करोगे क्या जाएगा 55, है क्या y में, नहीं, तुम देखे कि दो वैल्यू आ रही है t की -5 और 2 रखने में हमारा कितना आ रहा है -1, और पॉइंट हमारे बकायदे मिल गए 2, क्लियर हुआ। चलो तो t की वैल्यू हमारी जो सिलेक्ट हो रही है वो t की वैल्यू क्या सिलेक्ट हो रही है 2, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसने बोला क्या है कि तुम्हें स्लोप निकालना है नॉर्मल का, तुम्हें पता है किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, जो स्लोप निकलता है टेंजेंट का निकलता है, और वो dy बाई dx होता है, dy बाई dx जो स्लोप होता है टेंजेंट का होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है ये, और नॉर्मल का निकालना है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल -1 बाय रेसिप्रोकल, टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप -1 बाय क्या जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप आप क्या निकालते हैं टेंजेंट, और फिर नॉर्मल का निकालेंगे तो -1 बाय dy बाई dx कर देंगे। चलो निकालते हैं पहले, अब dy बाई dx निकालना है, यहाँ से dy बाई dx निकालना तरीका बता रखा है मैंने तुम्हें, तो कुछ नहीं करना, dy बाई क्या करोगे dt, यहाँ क्या करोगे dy बाई dt और dx बाई dt, यही तो करोगे, तो dy बाई क्या जाएगा dx, अब dy बाई dt करते हैं, y को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 4t माइनस 2 हो जाएगा, और dx बाई dt तो कितना जाएगा 2t प्लस 3, समझ में आ रहा है, वो t की वैल्यू क्या निकाला है 2, t2 निकाला है ना, रखो यहाँ t2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन ध्यान रहे ये 6 बाय 7 टेंजेंट का स्लोप है, समझ में आ रहा है, dy बाई dx में से स्लोप किसका आता है टेंजेंट का, वहाँ क्या बोला नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, कई लोगों ने इसमें गलती भी कर दिया होगा, टेंजेंट का स्लोप निकाल के टिक कर दिया होगा, तो माना 7 बाय क्या है 6, क्लियर हुआ। If 2i minus 3j plus 4k b है, i plus 2j minus k और c देखा, 3i plus j plus lambda k है, तो वॉल्यूम कितने बार कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन अपन, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या है स्केलर ट्रिपल ऑफ, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम दे रखा, और ये वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, स्केलर ट्रिपल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 माइनस 3 4, और क्या है 1 2 माइनस 1, और फिर क्या है 3 लैम्डा इक्वल टू क्या है 5, सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर 2 के लिए सॉल्व करेंगे, 2 के लिए सॉल्व करा कॉलम क्लियर हो गया, तो क्या आएगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, अरे प्लस 1 आ गया ना, अरे ये आ रहा है 2 लैम्डा वाला,
ये आ रहा है, और प्लस क्या आएगा 3, क्या गड़बड़ हुई क्या, +3, तो प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, माइनस पहले से +3, 3 के लिए कॉलम, ये कॉलम गया पूरा रो गया, तो क्या आएगा लैम्डा +3, लैम्डा +3 हो गया, क्या आ गया +4, 4 के लिए जाएगा तो क्या आएगा 1 -6, 1 - 6 कितना है 5, तो देखो 1 - 6 मतलब -5, -5 4 जा 20, -20 उधर जाएगा कितना आएगा 25, 25 यहाँ पे ओपन ही कर लेते हैं, यहीं पे ओपन कर लेते हैं, 2 कितना हो जाएगा 4 लैम्डा +2 +3 लैम्डा +9, 3 लैम्डा +9 कितना हो जाएगा 25, अरे 20 उधर गया 25 हो गया ना, तो 4 लैम्डा 3 लैम्डा कितना हो गया 7 लैम्डा, 7 लैम्डा और 9 2 कितना हो गया 11, और 25 में से 11 कितना हो गया 14, तो लैम्डा कितना हो गया 2, नहीं यही बस समझ में क्लियर हो रहा है। An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन उसके नीचे उड़ रहा है, and an instant when the angle of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 30 degree, then find the vertical distance between the aeroplane at that instant। देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो एरोप्लेन उड़ रहा है फर्स्ट वाला वो कितना उड़ रहा है 4000 मीटर पे, 4000 मीटर पे, समझना ध्यान से, पहले वाला उड़ रहा 4000 मीटर पे उड़ रहा है। अब उसने बोला कि an aeroplane when flying at a height of 4000 मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन उसके नीचे उड़ रहा है at an instant when an angle of elevation of the two plane from the same point पे ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री और क्या बन रहा है 30 डिग्री, मान लो यहाँ से ये जो एंगल है 60 डिग्री बन रहा है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, और उसके नीचे जो एरोप्लेन उड़ रहा है दूसरा वाला एरोप्लेन उड़ रहा है, मान लो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, और एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 बोला ना, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है ये, इसको मैंने दूरी को x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी को x मान लिया, समझ में आ रहा है, ये पूरी दूरी 4000 है और इसकी दूरी को t मान लिया, क्या मान लिया t, और डिस्टेंस पूछा है इसने कि इसने बोला फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बोला है बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी बोला, ये एरोप्लेन और ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस पूछा, मतलब डीसी पूछा तुम्हें, ये पूछा डीसी पूछा, समझ में आ रहा है। चल ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो क्या निकलेगा tan 60 डिग्री लगेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्या जाएगा 4000 बाय बेस मतलब क्या जाएगा x, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूरा प्रॉपर यही था, लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ये था, कुछ लोगों ने लिख के दिया लेकिन प्रॉपरली वर्ड नहीं था कि एक एरोप्लेन उड़ रहा था 4000 फीट पे, उसके नीचे दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था, एक ऊपर वाला 60 डिग्री बना रहा था सेम पॉइंट पे, दूसरा 30 डिग्री बना रहा था, तो दोनों एरोप्लेन के बीच की क्या निकालना डिस्टेंस, ये निकालना, समझ में आ रहा है। तो tan 60 निकाला 4000 बाय x हो गया, और tan 60 क्या हो जाता है √3, तो 4000 बाय कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 4000 बाय कितना हो जाएगा √3, ये x इक्वेशन दे के छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में लो तो tan क्या जाएगा 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर t बाय बेस कितना है x, क्लियर हुआ। अब यहाँ tan 30 क्या आएगा 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू क्या आएगा t बाय x हो जाएगा। तो हमें क्या करना है t की वैल्यू निकालना है, तो t निकालने में क्या जाएगा x/√3, x तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x वैल्यू पुट करेंगे, x वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4000/√3 और इनटू ये 1/√3 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 4000/3, तो t जो तुम्हारा आया वो कितना आ रहा है, t तुम्हारा बोलो कितना आ रहा है 4000/3, तो जो t तुम्हारा निकला ये इसके बीच की जो डिस्टेंस निकली वो क्या निकली है 4000/3, समझ में आ गया। हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, ये पहला एरोप्लेन है दूसरा एरोप्लेन है तुम्हारा, इसके तो टोटल डिस्टेंस में से ये पूरे डिस्टेंस में डिस्टेंस माइनस कर दूंगा मैं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 4000 है कि नहीं है पूरी डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस माइनस करूंगा, कितनी है ये डिस्टेंस, तो 4 थीटा क्या आ जाएगा 12000, तो 12000 माइनस 4000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 8000/3, 8000/3 आंसर है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे तकरीबन 26 क्वेश्चन हो गए। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर तुम्हारे मैंने
फर्स्ट राउंड में 25 क्वेश्चन निकालने के लिए बोला था तुम्हें, एक क्वेश्चन हो गया 26, और एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टाइम, एक आधा क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर टाइम लगा, अभी 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तो तुम्हें समझाने में बार बार इतना टाइम लग रहा था, जिसमें कॉसेक स्क्वायर वाला है, अगर तुम क्लिक कर लिया तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड में जो तुम्हें 25 से 26 क्वेश्चन निकालना था, ये सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन का डेटा जो बच्चों ने दिया है अभी मतलब 2-4 क्वेश्चन और दिया, बाकी अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके नहीं आया। रीजनिंग का जो डेटा है वो अभी इनकम्प्लीट है, कि कई सारे बच्चों ने आधा अधूरा डेटा दिया है, वो डेटा करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो तुम्हारी कल आंसर की आ जाएगी, मालूम पड़ जाएगा। कुल मिला के समझाना मैं ये चाह रहा था कि ये पूरे पेपर में जो वही स्ट्रेटजी काम आई, जो साल भर से मैं स्ट्रेटजी बता रहा था कि फर्स्ट राउंड वाले जो क्वेश्चन को निकाल लिया, सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन को जो सेकंड राउंड में करना हो थर्ड राउंड में करना है, तो अगर फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन को जिसने स्कैनिंग के दौरान सक्सेसफुली निकाल लिया, कितना भी टफ पेपर हो, वहां टफ पेपर जीत उसकी होगी। हालांकि पूरे साल भर तुमने प्रैक्टिस करा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आई, इसलिए तुम्हें पेपर मॉडरेट लग रहा है, औरों को पेपर इसलिए टफ लग रहा है कि इससे ज्यादा टफ तुमने पेपर रूटीन में करा है तो उससे आसान आया। परसों वाला पेपर जो था उसमें स्कोर कई सारे बच्चों के जो आए थे, आज वाले पेपर में स्कोर उसके संडे वाले पेपर में 150 से 100 नंबर ज्यादा है। 458 अगर पेपर पिछले संडे वाला नहीं किया होता, जिसमें मैंने बोला था कि चैलेंज है कि इससे टफ पेपर निमसट जो है त्रिची ना कभी बनाएगा ना कोई एनआईटी बना सकता है। और अभी पेपर भी डिस्प्ले अभी तो मैंने दिखा भी दिया, आने वाले धक्का कितने भी सालों में देख लो, उससे जो 458 पेपर है जो मैंने डिस्प्ले किया उससे टफ पेपर एनआईटी बना ही नहीं सकता, उसके आसपास भी नहीं जाएगा। वो पेपर करने का बेनिफिट ये था कि दिमाग में जो हम लेके जा रहे थे कि तीसरी टफ पेपर बनाएगा, लेंदी पेपर बनाएगा, लेंदी आया सही, मॉडरेट आया। और ये मॉडरेट क्यों आया? क्योंकि तुमने अभी जितने भी फेस 14 के पेपर करे वो उससे कई गुना ज्यादा ऊपर करे। अगर उस लेवल के नहीं करते तो तुम्हें भी ये पेपर टफ लगता और तुम वहां पे अपना टेम्परामेंट जो एग्जाम का रहता मेंटेन नहीं कर पाते, और नहीं मेंटेन कर पाते तो पेपर के दौरान जब आदमी घबरा जाता है तो समझ नहीं आता। और यहाँ वो चीजें कई बार हो चुकी थी तुम्हारे साथ, जो फेस 14 का जो पेपर था जिसमें स्कोर मैथ्स के कितना भी चालो पेपर लेंदी है, आ ही नहीं पा रहे थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें जो टाइम लगने के बाद जब लगा कि हम मैथ्स में तो ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, रीजनिंग में जाना चाहिए। और जो पिछले संडे पेपर हुआ था 1 जून को 458, उसमें यही था कि मैथ्स लेंदी होने के बाद रीजनिंग बहुत फ्लैट कर दिया था, बहुत ही आसान कर दिया था। तो उसमें जिन बच्चों के नंबर आए थे रीजनिंग के दम पे आए थे, मैथ्स के क्वेश्चन उन्होंने 25, किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने 40 तो कोई नहीं पहुंचा था, 30-35 तक पहुंच गए थे। बस इस पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना चाहिए था कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बीच में जो टफ क्वेश्चन फंसाया था, कई सारे क्वेश्चन में डेटा लेंदी जा रहे थे, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, डेटा में कुछ एरर भी थी, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया था। और सबसे बड़ी बात ये कि डिजाइनिंग पेपर कैसा था कि हर 2-3 आसान क्वेश्चन के बीच में एक लेंदी क्वेश्चन डाल दिया था ताकि तुम्हारा टेम्पो बने और टेम्पो ब्रेक कर दे। तो सैटरडे की क्लास और संडे की जो मॉर्निंग में क्लास 8 से 9 हुई थी, जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे, सेम चीज बताया था मैंने तुम्हें कि हर 3 क्वेश्चन के बीच में एक टफ क्वेश्चन फंसाएगा। और याद करो, मैंने इसका एक इक्वेशन बताया था कि हर अगर 3-4 क्वेश्चन बीच में एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बीच में फंसाएगा तो 15 क्वेश्चन टफ दे सकता। 15 थी क्या बोला था 45, तो ये 45 से ज्यादा क्वेश्चन के से ज्यादा वो फंसा ही नहीं सकता, मतलब 15 ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसाएगा कि हर 2 या 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वो फंसाएगा। अगर तुम्हें आरडी होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में तुम्हें उलझा रहा है, फंसा रहा है, वो ना इकट्ठा स्टार्टिंग में देगा, ना मिड में देगा, ना लास्ट में देगा, वो देगा हर 2 या 3 क्वेश्चन के बाद। उनको इग्नोर करके कि हम सेकंड या थर्ड राउंड में करेंगे, फर्स्ट राउंड वाले सारे क्वेश्चन कर लेते, सेकंड राउंड वाले कर लेते, थर्ड राउंड का पेपर बहुत सभी का अच्छा जाता है और गया भी है। लेकिन ये है कि अभी जो तुम्हारा कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ तब आएगा जब तुम्हारा, ये तो एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड बता दिया, जब तुम्हारा एनआईटी का एक्चुअल आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद जब पूरे आंसर चेक हो जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इसके 600 आ रहे हैं, किसके 700 आ रहा है, किसके 750 आ रहा है, किसके 700 आ रहा है, किसके 650 आ रहा है, 500 आ रहा है। उसके हिसाब से मालूम पड़ जाएगा कि बॉटम स्कोर क्या जा रहा है। क्या आप बोलोगे सर पेपर तो आप मॉडरेट बोल रहे हो, तो मॉडरेट बोल रहे हैं, फिर 300 नंबर है कट ऑफ में क्यों सिलेक्शन होगा जनरल वाले का या ईडब्ल्यूएस वाले का 290 और ओबीसी वाले का 280 क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर तुम्हारा मॉडरेट तुम्हें लग रहा है, ओवरऑल देखा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एग्जाम में अपियर हुए, सबको टफ लग रहा है। तो निमसेट में यहाँ का सारे क्राउड पूरा अपियर हुआ है, और चूंकि तुम रूटीन में उस टाइप के पेपर कर रहे थे टफ पेपर, इसलिए तुम्हें यूज टू लग रहा था कि एनी टाइम अपने फेस 14 वाले सारे पेपर बहुत ऊपर है एनआईटी से और एनआईटी के नीचे है। एग्जांपल मैंने बता दिया, जो फटाफट आंसर आ रहा है वो सारे कॉपी के क्वेश्चन थे। अब पूरे पहली स्लाइड में पूरे क्वेश्चन तो पूरे कॉपी के रखे हुए थे, तो वो अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने में आ गए जिनको तुमने 2-3 दिन में सॉल्व कर लिया, और पिछले 4 दिनों से देखा जाए तो कॉपी के पूरे कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज कर रहे थे तुम्हारा। मैं इसलिए बोल रहा था कि कोई भी किताब करता, मान लो 2 मिनट के लिए आरडी घोटता ही घोटता, तुम्हारा 1 महीने पहले भी अगर किताब पढ़ते तो भी कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन जो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव कर लिया तो बहुत सारे कंसेप्ट, मतलब पेपर कंसेप्ट से बाहर कैसे आएगा, सब कंसेप्ट तो लग रहा है, डेटा उधर हुआ। और शुरू के जो स्लाइड में 10-12 क्वेश्चन थे वो पूरी कॉपी के धरे धराए क्वेश्चन थे, जो मतलब एग्जैक्ट डेटा भी चेंज नहीं था, बस वो कनेक्ट करना था कि हमने इसको कहाँ करा, किस ढंग से ऑपरेट करना है। तो ये सारी चीजें, तो बस ये है कि अभी कल आंसर किया जाएगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को?